हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद एनके सिंह यूट्यूब चैनल पर मैं पुनः आप लोगों को स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके समक्ष इतिहास का सामान्य परिचय लेकर के उपस्थित हुए हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट कि ये उदासी क्या करेगी अगर हृदय में हर्ष जिंदा है और सफलता मिल ही जाएगी अगर संघर्ष जिंदा है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास का सामान्य परिचय। इतिहास एक सामान्य परिचय। प्रश्न ये उठता है कि हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, आखिर इतिहास से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो देखिए, इतिहास हमें अतीत की गलतियों से सीखकर वर्तमान को सुधारने और बेहतर भविष्य बनाने की समझ देता है। यदि आप आज को समझना चाहते हैं तो आपको कल की खोज करनी ही होगी। और शायद इसीलिए इतिहास के महत्व को दर्शाते हुए कुछ विद्वानों ने अपने मत दिए हैं। तो चलिए उन मतों को देखते हैं। जैसे एक व्यक्ति हुए हैं रॉबर्ट हेनलीन, उनका एक स्टेटमेंट देखते हैं। तो सबसे पहले हम इतिहास का महत्व देखते हैं। महत्व, महत्व के अंतर्गत हम कुछ कथन देखेंगे। जैसे एक कथन है कि जो पीढ़ी इतिहास को नजरअंदाज करती है उसका न अतीत होता है और न ही भविष्य। ये स्टेटमेंट है रॉबर्ट हेनलीन का। रॉबर्ट हेनलीन। आइए दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं जिन्होंने इतिहास की प्रासंगिकता को दर्शाया है। बिना इतिहास के मनुष्य बिना याददाश्त का जानवर के समान है। बिना याददाश्त के जानवर के समान है। अर्थात इतिहास के बिना मनुष्य बिना याददाश्त के जानवर के समान है। और ये स्टेटमेंट हमें दिखाई पड़ता है विंस्टन चर्चिल का। विंस्टन चर्चिल। एक और कथन देखते हैं। देखिए, इतिहास को लेकर के एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है लॉर्ड बायरन। इनका मत क्या है। इन्होंने कहा है कि इतिहास का सबसे अच्छा भविष्यवक्ता अतीत ही है। ये कुछ कोट्स हैं इंपॉर्टेंट, और ये कथन हमको दिखाई पड़ता है लॉर्ड बायरन का। लॉर्ड बायरन। इसका भावार्थ ये है कि इतिहास ही वो दर्पण है जो हमें हमारे पूर्वजों के कार्यों को देखने में मदद करता है। इसके अलावा
कुछ और कथन है, जैसे एक कथन है कौटिल्य का कि राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास श्रवण में लगाना चाहिए। अगला कथन देखते हैं। देखिए, इतिहास एक विज्ञान है, न कम न ज्यादा। ये स्टेटमेंट है जेबी बरी का। जेबी बरी। जेबी बरी का। इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी कुछ कथन दिखाई पड़ते हैं, जैसे इतिहास विज्ञान की रानी है। ये स्टेटमेंट है जॉन ट्रेवेलियन का। तो इस तरीके से हमने देखा कि इतिहास का महत्व क्या है, और महत्व को परिभाषित करते हुए हमने कुछ विद्वानों के कथन आपके समक्ष रखे। तो इससे पता चलता है कि इतिहास की उपयोगिता हमारे जीवन में क्या है। इतिहास ही वो दर्पण है जो हमें हमारे पूर्वजों के कार्यों को देखने में मदद करता है। अब हमारा अगला बिंदु है कि इतिहास का उल्लेख कहाँ मिलता है और इसे परिभाषित कैसे किया जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। देखिए, वास्तव में इतिहास क्या है? तो जो हिस्ट्री है वो वास्तव में सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इवेंट्स है। तो हम ये कह सकते हैं, अगर इतिहास को परिभाषित करने की कोशिश करें तो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इवेंट्स दैट हैपन इन पास्ट कॉल्ड हिस्ट्री। अर्थात अतीत में घटित घटनाओं का विवरण ही इतिहास कहलाता है। तो इतिहास क्या है? अतीत में घटित घटनाओं का विवरण। अतीत में घटित घटनाओं का विवरण ही इतिहास कहलाता है। या हम फिर ऐसे कहें कि अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। आगे इसको और अधिक परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। देखिए, इतिहास अतीत को जानने का एक साधन है। इतिहास अतीत को जानने का एक साधन है। किसी समाज या राष्ट्र
के इतिहास के अध्ययन के द्वारा हम उस समाज या राष्ट्र के अतीत को जान सकते हैं। तो हमने कहा कि सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इवेंट्स दैट हैपन इन पास्ट कॉल्ड हिस्ट्री, अर्थात अतीत में घटित घटनाओं का विवरण ही इतिहास कहलाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना इतिहास कहलाता है, या फिर हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इतिहास अतीत को जानने का एक साधन है। किसी समाज या राष्ट्र के इतिहास के अध्ययन के द्वारा ही हम उस समाज या राष्ट्र को के अतीत को जान सकते हैं। तो ये तमाम प्रकार से हमने इतिहास को परिभाषित करने का प्रयास किया। अब प्रश्न उठता है कि इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है। तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। देखिए, इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में मिलता है। देखिए, इतिहास को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो इति धन हा स्वर रहित हा है, धन आश। इति का तात्पर्य होता है ऐसा ही, और ये हा का तात्पर्य जो है स्वर रहित जो हा है, इसका तात्पर्य होता है निश्चित रूप से। निश्चित रूप से। और आस का तात्पर्य है था। तो अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें, शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा ही था। निश्चित रूप से ऐसा ही था। That is exactly what happened. That is exactly what happened. निश्चित रूप से ऐसा ही था। तो ये इतिहास का हमें शाब्दिक अर्थ दिखाई पड़ता है। दूसरे, अगर हम इसका एक अंग्रेजी रूपांतरण देखें, हिस्ट्री, ये हिस्ट्री जो शब्द है, हिस्ट्री शब्द यूनानी भाषा के हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है ऐसा ज्ञान जो अन्वेषण के बाद मिला हो। ऐसा ज्ञान जो अन्वेषण से तात्पर्य जांच पड़ताल, खोज, छानबीन, अन्वेषण के बाद मिला हो। तो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि हिस्ट्री का मतलब होता है अन्वेषण के पश्चात
अन्वेषण के पश्चात प्राप्त ज्ञान। तो देखिए, मैंने इतिहास के शाब्दिक अर्थ को समझाने का प्रयास किया है कि इतिहास का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो हमको अथर्ववेद में दिखाई पड़ता है, और जब हम इसकी संधि विच्छेद करते हैं तो इति धन हा धन आश, इत का तात्पर्य होता है कि ऐसा ही, हम मीन्स निश्चित रूप से, अवास माने था। तो निश्चित रूप से ऐसा ही था, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। और अगर हम इसका इंग्लिश रूपांतरण देखें, अंग्रेजी रूपांतरण देखें, तो हिस्ट्री शब्द यूनानी भाषा के हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है ऐसा ज्ञान जो अन्वेषण के बाद मिला हो, अर्थात ऐसा ज्ञान जो छानबीन के बाद, खोज के बाद, जांच पड़ताल के बाद प्राप्त हुआ हो, उसे हम हिस्ट्री बोलते हैं। अर्थात कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अन्वेषण के पश्चात प्राप्त ज्ञान। तो ये इसका कुछ शाब्दिक अर्थ है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर यह बताना बहुत ही आवश्यक है कि इतिहास साक्ष्य के बिना कुछ भी नहीं। तो क्या अतीत में घटित सभी घटनाएं इतिहास कहलाती हैं? नहीं, इतिहास, अतीत में घटित वही घटना इतिहास कहलाएगी जिसका साक्ष्य हो और जिसमें क्रमबद्धता हो। तो हम ये कह सकते हैं, अगर इसकी परिभाषा देना चाहें, परिभाषा, अतीत में घटित वही घटना इतिहास मानी जाएगी जिसका साक्ष्य होना चाहिए और उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए। अर्थात अतीत में घटित सभी घटनाएं इतिहास नहीं मानी जाएंगी, केवल वही घटना इतिहास मानी जाएगी जिसके साक्ष्य उपलब्ध हो और उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि महाजनपद काल के बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता का क्रम रखें, ऐसा नहीं होना चाहिए, अर्थात क्रमबद्धता होनी चाहिए। तो अब प्रश्न उठता है कि इतिहास को सबसे पहले परिभाषित किसने किया? अर्थात ये इतिहास की सटीक परिभाषा है कि अतीत में घटित वही घटना इतिहास मानी जाएगी जिसका साक्ष्य होना चाहिए और जिसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। तो जब हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में एक व्यक्ति है जिसने साक्ष्य के साथ और क्रमबद्धता के साथ इतिहास का लेखन किया, अतीत की घटनाओं का लेखन किया, वो व्यक्ति था हेरोडोटस। तो पूरी दुनिया में एक व्यक्ति जिसने साक्ष्यों के साथ और क्रमबद्ध तरीके से अतीत की घटनाओं को लिखा, वो व्यक्ति था हेरोडोटस। तो अतीत की घटनाओं को साक्ष्य के साथ क्रमबद्ध तरीके से पहली बार पूरी दुनिया में हेरोडोटस ने लिखा, हेरोडोट्स ने लिखा। अतीत की घटनाओं को साक्ष्य के साथ और साथ क्रमबद्ध तरीके से पहली बार पूरी दुनिया में हेरोडोट्स ने लिखा, और यही कारण है कि हेरोडोट्स को इतिहास का पिता माना जाता है। हेरोडोट्स को
इतिहास का पिता माना जाता है, पिता माना जाता है। देखिए, मैंने पहले ही वर्णन कर दिया, पहले ही जिक्र कर दिया कि हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता क्यों माना जाता है। क्योंकि ये वही व्यक्ति है, पूरी दुनिया में ये पहला व्यक्ति है जिसने अतीत की घटित घटनाओं को साक्ष्य के साथ और क्रमबद्ध तरीके से लिखा था, इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना जाता है। ये जो हेरोडोटस है, ये यूनान का रहने वाला था, यूनान का। और इसकी पुस्तक है, इसकी जो पुस्तक है, इसकी दो पुस्तकें हमको दिखाई पड़ती हैं। एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका, और दूसरी एक पुस्तक है इसकी हिस्ट्रीज, हिस्ट्रीज। इन्हीं दो पुस्तकों में इस हेरोडोटस ने इतिहास को, अर्थात अतीत की घटनाओं को साक्ष्यों के साथ और क्रमबद्ध तरीके से लिखा, इसीलिए हम हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। अब प्रश्न उठता है, यहां पर एक शब्द आ रहा है बार बार, साक्ष्य के साथ। कौन? ये साक्ष्य, साक्ष्य। ठीक है, तो साक्ष्य क्या है, अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। साक्ष्य, देखिए साक्ष्य जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, तीन प्रकार के हैं। एक साक्ष्य है जिसे हम कहते हैं, जो ये साक्ष्य हैं ये हमें तीन प्रकार के दिखाई पड़ते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य, इसके अलावा साहित्यिक साक्ष्य, और विदेशी विवरण, विदेशी विवरण। अब ये जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो देखिए इस पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत, पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं अभिलेख। अब आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, अभिलेख किसे कहते हैं? देखिए, किसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किया गया लेख ही अभिलेख कहलाता है। अर्थात किसी कठोर सतह पर जब कुछ कुरेद कर लिखा जाता है तो उसे ही हम अभिलेख कहते हैं। तो और ये अभिलेख जो होते हैं, इसका मतलब है, पहली बात तो इसको परिभाषित कर देते हैं यहीं पर, किसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किया गया लेख, उत्कीर्ण किया गया लेख। ये तो हो गई अभिलेख की परिभाषा। और ये अभिलेख होते कितने प्रकार, देखिए इसके अंतर्गत हम शिलालेख देखेंगे, शिलालेख। इसके अलावा स्तंभ लेख, गुहा लेख, गुहा अभिलेख, गुहा अभिलेख, मुद्रा अभिलेख, ताम्रपत्राभिलेख, पत्राभिलेख, मृदभांड, भित्ति चित्र, आदिमानव के पत्थर के औजार और मृण मूर्तियां, मृण मूर्तियां।
ये तमाम चीजें अभिलेख के अंतर्गत आती हैं, जिसमें शिलालेख, स्तंभलेख, गुहाभिलेख, मुद्राभिलेख, ताम्रपत्राभिलेख, पत्राभिलेख, प्रदभांड, भित्ति चित्र और मृण मूर्तियां। देखिए, अब शिलालेख क्या है? शिलालेख का तात्पर्य यह है कि सपोज करिए कि ये कोई बहुत बड़ी सी शिला है, यानी पत्थर की चट्टान है। इसके एक हिस्से को सपाट कर दिया गया, घिस करके इसे क्या कर दिया गया, सपाट कर दिया गया, और इस पर फिर कुछ उत्कीर्ण किया गया, कुछ लाइनें लिखी गई। ये कुछ उत्कीर्ण किया गया, यानी कुरेद करके, कुछ खुरच खुरच करके लिखा गया। इसे ही हम शिलालेख कहते हैं। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि पत्थर की शिला पर लिखी गई प्रत्येक लाइन एक शिलालेख कहलाता है। यानी अगर इसके अंदर हमने 4 लाइनें लिखी हैं तो ये 4 शिलालेख पढ़े जाएंगे। यहां पर एक लाइन बराबर एक शिलालेख है। तो ये शिलालेख है। इसका मैंने बोला कि पत्थर की विशाल चट्टानों का एक हिस्सा जो है घिस करके सपाट कर दिया जाता था, और उसके बाद उस पर कुछ लेख उत्कीर्ण किया जाता था, और जितनी लाइनें उत्कीर्ण की जाती थी उन्हें उतने ही शिलालेख कहा जाता था। जैसे आप बाद में देखेंगे मौर्य काल में अशोक के शिलालेख, तो किसी पे 8 दिखाई पड़ते हैं, किसी, तो उसका मतलब है एक ही पत्थर की शिला पर जो है 8 लाइनें लिखी हुई। अब देखिए दूसरा है कि स्तंभ लेख। सपोज करिए कि ये एक स्तंभ है, और इसका जो ये ऊपरी भाग है इसे हम फलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फलक। और जनरली इस पर एक किसी जानवर का जो है अंकन होता है, और बाकी ये वाला जो हिस्सा है इसे हम यष्टि या लाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यष्टि या लाट। और इस पर कुछ जो लाइनें लिखी गई, उत्कीर्ण किया गया, ये स्तंभ लेख कहलाता है। ये क्या कहलाता है? स्तंभ लेख कहलाता है। यानी किसी स्तंभ पर उत्कीर्ण किया गया लेख जो है वो स्तंभ लेख कहलाता है। ये जनरली स्तंभ लेख जो है चुनार से लाए गए पत्थरों पर लिखे जाते थे, और यहां पर भी एक लाइन का मतलब है एक स्तंभ लेख। हमें अशोक के समय में स्तंभ लेख और शिलालेख सभी दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद में अगला बिंदु है गुहाभिलेख। आप जानते हो कि कुछ ऐसे, सपोज करिए ये एक गुफा है, यानी गुहा लेख। अब इसके यहां पर जो लिखे गए ये लेख हैं, ये लेख, ये लाइनें ही जो लिखी गई इन्हें ही गुहा लेख कहा जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं गुफाओं की दीवारों पर अंकित लेख जो है वो गुहा लेख कहलाते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि अशोक ने बराबर की पहाड़ियों पर आजीवक संप्रदाय के लिए 4 झोपड़ियों का निर्माण करवाया था, जिसमें एक झोपड़ी थी लोमर्स ऋषि गुफा, दूसरी थी सुदामा, तीसरी थी कर्ण चौपड़, और चौथी थी विश्व झोपड़ी। तो अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए, मार्क माय पॉइंट, अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए बराबर की पहाड़ियों पर, आप जानते हैं कि गया से 24 किलोमीटर की दूर पर जो है ये बराबर की पहाड़ियां पाई जाती हैं, वहां पर बराबर की पहाड़ियों पर आजीवक संप्रदाय के लिए, जिसके प्रवर्तक मखली गोशाल थे, तो आजीवक संप्रदाय के लिए 4 जो गुफाओं का निर्माण करवाया था। और उन गुफाओं के नाम ये थे, एक गुफा का नाम था लोमर्स ऋषि गुफा, दूसरी थी सुदामा, तीसरी थी कर्ण चौपड़ गुफा, और चौथी थी विश्व झोपड़ी। तो ये कुछ हमको नमूने दिखाई पड़ते हैं इसके, तो गुहा लेख के। ये शिलालेख है। ये क्या है? ये शिलालेख है। किसी विशाल चट्टान को घिसकर उसका एक हिस्सा सपाट करना और उस पर कुछ उत्कीर्ण करना शिलालेख कहलाता है। जनरली चुनार के से लाए गए पीले पत्थरों पर जो है कुछ लिखा गया। इसके ऊपरी हिस्से को फलक कहा जाता है, जिस पर किसी पशु का अंकन होता था, और इस हिस्से को यष्टि या लाट बोलते हैं। यहीं पर कुछ उत्कीर्ण किया जाता था, जिसे स्तंभ लेख कहते थे। इसके बाद मैंने देखा कि एक गुहा लेख है। ये स्तंभ लेख है। क्या है? स्तंभ लेख। और ये है गुहा लेख। क्या है? गुहा लेख। और मैंने कुछ गुफाओं का नाम भी आपको बताया। इसके बाद में अगला बिंदु है मुद्रा लेख। आप जानते हो कि कुछ मुद्रे पाए गए, मुद्राएं जो है पाई गई, यानी कुछ सिक्के पाए गए, और जैसे
समुद्रगुप्त के कुछ सिक्के पाए गए, इस पे किसी ने समुद्र को, ये मान लो सिक्का है और इस सिक्के के ऊपर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए अंक जो है दर्शाया गया है। तो इन पर भी कुछ लिखा गया, इन सिक्कों पर भी कुछ मूर्तियां टाइप बनाई गई और कुछ लिखा गया, ये कुछ लिखा गया, तो इसे ही हम जो है मुद्राभिलेख बोलते हैं। या ताम्र की चादर पर, यानी तांबे की चादरों पर जो, यानी तांबे की सीटों पर जो कुछ लिखा गया है वो ताम्र पत्राभिलेख है। मृद भांड, मिट्टी के बर्तनों के ऊपर कुछ लिखा गया। और इसके अलावा भित्ति चित्र, भित्ति चित्र का सबसे बढ़िया जो उदाहरण है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं। क्या चीज? भीमबेटका की गुफाएं। ये भीमबेटका की गुफाओं की दीवारों पे आदि मानव के द्वारा बनाए गए चित्र हमको दिखाई पड़ते हैं। आदि मानव में उसमें जानवरों के, युद्ध के और स्त्रियों के कुछ चित्र बनाए हैं, तो ये भित्ति चित्र कहलाते हैं। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ते हैं भीमबेटका की गुफाएं। सबसे बेहतरीन उदाहरण है भित्ति चित्र का। और मृण मूर्तियां, मतलब मिट्टी की जो मूर्तियां बनाई गई, तो ये तमाम चीजें जो है ये पुरातात्विक साक्ष्य कहलाती हैं। और मैंने कई बार कहा है कि इतिहास साक्ष्य के बिना कुछ भी नहीं है। इतिहास साक्ष्य के बिना कुछ भी नहीं है। अर्थात अतीत की वही घटना इतिहास मानी जाएगी जिसका साक्ष्य उपलब्ध हो और जिसमें क्रमबद्धता पाई जाए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, दूसरा स्रोत है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत या साक्ष्य बोल लीजिए। साहित्यिक साक्ष्य में जैसे वेद है, पुराण है, उपनिषद है, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, तो जैसे जैन साहित्य है, जैसे बौद्ध साहित्य है, जैसे पारसी साहित्य है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, यहां तक कि आप इस्लाम साहित्य की भी बात कर सकते हो, अर्थात कुरान वगैरह, इस्लाम साहित्य, ये तमाम साहित्यिक साक्ष्य हैं। इसके अलावा कुछ हैं धर्मेत्तर साहित्य। क्या है? धर्मेत्तर साहित्य। धर्मेत्तर साहित्य, देखिए धर्मेत्तर का मतलब होता है धर्म से इतर, अर्थात धर्म से अलग हटके क्या साक्ष्य हमारे पास साहित्य है। तो देखिए इसमें जैसे कौटिल्य की अर्थशास्त्र, जैसे मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है, मुद्रा राक्षस, जैसे राजतरंगिणी कल्हड़ की, जैसे कालिदास का जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तमाम और भी बहुत सी चीजें हैं। तो ये कुछ हैं, जैसे कालिदास का मेघदूत है, कुमार संभव है, तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के अर्थशास्त्र, कौटिल्य की, ये धर्मेत्तर साहित्य कहलाते हैं। ठीक है। अब हमारा अगला बिंदु है कि विदेशी विवरण क्या है। विदेशी विवरण, देखिए विदेशी विवरण में हमें मेगास्थनीज की इंडिका दिखाई पड़ती है। इंडिका, इंडिका किसकी है? तो मेगास्थनीज की है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था और मौर्यकालीन समाज और प्रशासन का इसमें विवरण हमको दिखाई पड़ता है। इसके अलावा रेहला,
ये इब्न बतूता की है, इब्न बतूता। ये मोरक्को, अफ्रीकी देश मोरक्को का यात्री था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। 1333 से 1347 के बीच का इसका कार्यकाल था भारत में। इसकी पुस्तक से हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा विदेशी विवरण में हम देखेंगे ह्वेनसांग, ह्वेनसांग। इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है सीयूकी, सीयूकी। आप जानते हो हर्ष के समय में ये आया है, 630 से 647 के पीरियड में भारत में रहा है। और इसके अलावा फायान, फायान ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत में रहा है। और इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है सिकोकी, सॉरी फोकोकी, फो फो को की। इसका तात्पर्य फायान की भारत यात्रा का वर्णन। तो ये तमाम चीजें दिखाई पड़ती हैं हमें, अर्थात विदेशी विवरण जो है हमें साक्ष्य के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो इतिहास के सामान्य परिचय के अंतर्गत मैंने देखा कि इतिहास की परिभाषा क्या है और इतिहास को उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इतिहास का महत्व क्या है, कुछ महत्वपूर्ण कथन क्या है। और इसके अलावा हमने जब देखा कि पुरातात्विक साक्ष्य क्या है, क्योंकि इसमें बार बार नाम आ रहा था साक्ष्य, तो साक्ष्य तो तीन प्रकार के होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और विदेशी विवरण। तो पुरातात्विक साक्ष्य के अंदर हमने अभिलेख देखे और अभिलेख के अंदर शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, मुद्रा अभिलेख, तमाम चीजें मैंने देखी। और इसके अलावा साहित्यिक साक्ष्य के अंदर वेद है, पुराण है, उपनिषद है, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, इस्लाम साहित्य, पारसी साहित्य। इसके अलावा कुछ धर्मेतर साहित्य भी हमको दिखाई पड़ता है, धर्म से इतर अर्थात धर्म से अलग साहित्य दिखाई पड़ता है, जैसे अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का, मुद्रा राक्षस है विशाख दत्त का, राज तरंगिणी जो है वो कल्हड़ का विज्ञान शाकुंतलम मतलब कालिदास का। और इसके अलावा कुछ विदेशी विवरण है, इंडिका है मेगास्थनीज की, मैंने बताया कि मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत में आया। रेहला इब्न बतूता की है, ये मोरक्को का अफ्रीकी यात्री था और ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया है। ह्वेनसांग हर्ष के समय में भारत में आया है और इसकी पुस्तक का नाम है सीयूकी। फायान ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आया है और इसकी पुस्तक का नाम है फोकोकी, अर्थात फायान की भारत यात्रा का वर्णन। तो ये तमाम जो हमें साहित्य यानी साक्ष्य के रूप में दिखाई पड़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतिहास के सामान्य परिचय के अंतर्गत हमारा अंतिम बिंदु है इतिहास का विभाजन, इतिहास का वर्गीकरण। अगला हमारा बिंदु है वर्गीकरण, इतिहास का वर्गीकरण। देखिए इतिहास का वर्गीकरण हम तीन तरीके से करते हैं। सबसे पहला वर्गीकरण हमारा है लिपि के आधार पर। क्या है? लिपि के आधार पर। दूसरा है सामग्री के आधार पर, आधार पर। और तीसरा है हमारे पास है जिसे हम बोलते हैं धर्म के आधार पर। देखिए लिपि के आधार पर हम इसे तीन भागों में बांटते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, यानी ये प्रागैतिहासिक काल है। इस काल में मानव किसी लिपि या लेखन कला से परिचित नहीं था। यहां पर जो मानव है, मानव किसी लिपि, इस काल में मानव किसी लिपि या लेखन कला से, लेखन कला से परिचित नहीं था, नहीं था।
हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो लिपि, सॉरी, ये जो लिपि है वो नहीं थी। और प्रागैतिहासिक शब्द जो देने वाले हैं एक विद्वान है जिनका नाम है डेनियल विल्सन। ये शब्द किसने दिया? तो ये दिया है डेनियल विल्सन। दूसरा काल आता है आद्य ऐतिहासिक। और याद रखिएगा, इसमें उदाहरण के रूप में हम क्या कर सकते हैं? पाषाण काल और ताम्रकाल रख सकते हैं, ताम्रकाल। अब हमारे पास दूसरा है आद्य ऐतिहासिक। ये प्री हिस्टोरिक पीरियड है, और आद्य ऐतिहासिक मतलब प्रोटो हिस्ट्री पीरियड है। आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक मतलब इस काल में मानव लिपि से तो परिचित था लेकिन उसे पढ़ नहीं सके, यानी लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। अर्थात इस काल में मनुष्य लिखना तो जानता था, उसने कुछ लिखा, अपनी लिपि में कुछ लिखा, लेकिन उसे हम आज तक नहीं पढ़ पाए, हमारा दुर्भाग्य है। तो यहां पर लिपि तो है, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं लिपि तो है, लेकिन ये वेरी सॉरी, लिपि तो है लेकिन ये पढ़ी नहीं जा सकी है। तो ये पढ़ी नहीं जा सकी, ये आद्य ऐतिहासिक काल है। यानी यहाँ पर मनुष्य लिखना जानता था लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। और इस काल में जो है हम आद्य ऐतिहासिक काल जो है, इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता को रखते हैं उदाहरण के रूप में, सिंधु घाटी सभ्यता। और इसके बाद में हमारे पास अगला काल है ऐतिहासिक काल। अब यहां पर ऐतिहासिक काल अर्थात ऐसा काल जहां पर मानव लिपि से भी परिचित था, अर्थात उसने कुछ लिखा भी और उसे पढ़ा भी जा सका। तो ऐतिहासिक काल में हम देखेंगे कि लिपि भी है, लिपि भी है और उसे पढ़ा भी जा सकता, पढ़ी भी गई है वो। यानी यहां पर कुल मिलाकर के लिपि के आधार पर हम इतिहास का जो क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, वो तीन प्रकार से करते हैं। प्रागैतिहासिक काल, ये प्रागैतिहासिक शब्द जो है डेनियल विल्सन ने दिया था। इस काल में मानव किसी लिपि या लेखन कला से परिचित नहीं था, यानी लिपि थी ही नहीं। उदाहरण के लिए पाषाण काल और ताम्रकाल। फिर दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। इसी काल में मानव लेखन कला से तो परिचित था, वो लिखना तो जानता था लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, यानी लिपि तो थी लेकिन पढ़ी नहीं जा सकती। जैसे उदाहरण के लिए सिंधु घाटी सभ्यता। और फिर आखिरी में आता है ऐतिहासिक काल। यहाँ पर मनुष्य लेखन कला भी जानता था, उसकी लिपि भी थी और उसे पढ़ा भी गया। ठीक है, जैसे हम इसे यहाँ पर उदाहरण के लिए रख सकते हैं। उदाहरण में महाजनपद काल से आज तक का समय, आज तक का समय। तो ये लिपि के आधार पर विभाजन है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम दूसरा विभाजन देखते हैं। अब हम देखेंगे सामग्री के आधार पर विभाजन। देखिए, सामग्री के आधार पर इसका हम विभाजन करते हैं। पहला है पाषाण युग। क्या है? स्टोन एज। पाषाण युग में पत्थरों का प्रयोग किया गया, यानी पत्थर के औजार बनाए जाते थे। तो यहां पर पत्थरों का प्रयोग है। क्या है? पत्थरों का प्रयोग, यानी सामग्री के रूप में क्या है? तो पत्थर है, पत्थरों का प्रयोग। दूसरा हमारे पास है ताम्र युग। ताम्र युग अर्थात यहां पर तांबे का प्रयोग किया गया। और तीसरा हमारे पास है कांस्य युग। कांस्य युग, इस युग में मनुष्य ने तांबे में रांगा अर्थात टिन मिलाकर के कांस्य का निर्माण किया। यहां पर क्या हुआ? तो ये इस युग में तांबा प्लस टीन, टीन को हम रांगा भी बोलते हैं, रांगा से मिलाकर के कांसा बनाया गया। यानी यहां पर जो मनुष्य है उसने तांबे के में जो है टीन मिलाकर के कांस धातु का निर्माण किया और उसी का प्रयोग किया गया। ठीक है।
और फिर चौथा हमारे पास दिखाता है लौह युग। लौह युग, तो लौह युग में लोहे का उपयोग किया गया, लोहे का उपयोग। और आप जानते हैं कि लोहे के उपयोग के सर्वप्रथम साक्ष्य में उत्तर वैदिक काल में दिखाई पड़ते हैं। और उत्तर वैदिक काल में लोहे के जो साक्ष्य मिले थे वो उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से मिले थे। तो प्रत्येक चीज देखिए लिखकर दिखाना जो है संभव नहीं है। अगर हम प्रत्येक चीज को, छोटी छोटी बात को लिखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए पाषाण युग मतलब एक ऐसा युग जहां पर मनुष्य ने पत्थरों के औजार वगैरह बनाए, पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। दूसरा है ताम्र युग, मनुष्य ने तांबे का उपयोग करना सीख लिया था। फिर तीसरा है कांस्य युग, यानी मनुष्य ने तांबे में टीन मिलाकर के कांस्य धातु का निर्माण किया और उसका उपयोग किया। और फिर चौथा है लौह युग, यानी लोहे का उपयोग किया गया, स्पेशली हमको उत्तर वैदिक काल में दिखाई पड़ता है। और लोहे के साक्ष्य हमको उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से दिखाई पड़ते हैं। तो ये तो विभाजन था सामग्री के आधार पर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अब हमारा अगला और अंतिम विभाजन है धर्म के आधार पर। देखिए धर्म के आधार पर जो विभाजन है वो पहला है प्राचीन काल। प्राचीन काल, प्राचीन काल का इतिहास। देखिए पहली बात तो ये जो विभाजन किया है वो जेम्स मिल ने किया है। किसने किया है? जेम्स मिल ने के द्वारा। इन्होंने प्राचीन काल का इतिहास जो है, यानी एक ऐसा समय, ऐसा शासन काल जब हिंदू शासक रूल कर रहे थे, यानी इस काल में हिंदू शासक रूल कर रहे थे। हिंदू शासक, हिंदू शासकों का काल, आप ऐसे लिख सकते हो। फिर दूसरा हमारे पास है मध्य काल का इतिहास। मध्य काल का इतिहास, यानी जब मुस्लिम शासक रूल कर रहे थे, मुस्लिम शासकों का काल। और फिर अंतिम में आता है हमारे पास आधुनिक काल। जब ईसाइयों ने शासन किया, जब ईसाइयों ने शासन किया। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि इतिहास का जो क्लासिफिकेशन है, इतिहास का जो वर्गीकरण है वो तीन प्रकार से है। एक तो है लिपि के आधार पर। लिपि के आधार पर हमने तीन प्रकार से इसको विभाजित किया। पहला है प्रागैतिहासिक काल, मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड है। और इसमें मनुष्य ना तो किसी लिपि से परिचित था और ना ही कोई उसे लेखन कला आती थी, अर्थात लिपि थी ही नहीं। जैसे इसमें हम पाषाण काल और ताम्रकाल को रख सकते हैं। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, यहाँ पर मनुष्य ने कुछ लिखा तो, यानी वो लिपि से तो परिचित था, लेखन कला से तो परिचित था, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए, ये दुर्भाग्य रहा। और इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता को रखते हैं। और तीसरी बात है कि हम प्रागैतिहासिक, फिर आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में यानी आदि ऐतिहासिक में लिपि है बट पढ़ी नहीं जा सकी, लेकिन ऐतिहासिक काल में मनुष्य लेखन कला से भी परिचित था, मनुष्य के पास लिपि भी थी और उसे पढ़ा भी गया। यानी यहाँ पर लिपि भी है और उसे पढ़ा भी जा सका है, जिसे महाजनपद काल से लेकर के आज तक का समय जो है हम इसमें रखते हैं। फिर सामग्री के आधार पर हमने इसको चार भाग में बांटा: पाषाण युग, ताम्र युग, फिर कांस्य युग और लौह युग। और इसके अलावा फिर धर्म के आधार पर जेम्स मिल के द्वारा इसे विभाजन किया गया तीन भाग में: प्राचीन काल का इतिहास जब हिंदू शासकों का काल रहा, मध्य काल का इतिहास जब मुस्लिम शासकों ने रूल किया, और आधुनिक काल का इतिहास जब ईसाइयों ने शासन किया। तो फ्रेंड्स, ये आज हमने इतिहास के सामान्य परिचय पर विस्तार से चर्चा की। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आपको लेक्चर पसंद आएगा। और अगर आपको हमारी मेहनत दिखाई पड़ती है तो एक आपसे छोटी सी गुजारिश कि आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हौसला वर्धन हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।